वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड स्टडीज और द रेड स्टडीज लेकर के आज की इस वीडियो में जो 12th क्लास के बच्चे हैं भाई उनके लिए अब जो हिस्ट्री का जो भाई एग्जाम होने वाला है उनका है ना भाई जो अब आपका 30 या 31 तारीख को जो हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है भाई अभी आप जल्दी में ठीक है भाई उसके सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में एक ही वन शॉट पूरी पूरी वीडियो में आप लोगों को पूरे के पूरे सिलेबस के इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसी वीडियो की मदद से आप लोगों को समझा दूंगा। मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, बस मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन को। तो देखिए भाई इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन बताया गया है वो कौन सा वाला क्वेश्चन है। तो भाई जो सबसे पहला क्वेश्चन बताया गया है वो ये है कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार की विशेषताएं बताइए। भाई मोहनजोदड़ो क्या है? सबसे पहले भाई मोहनजोदड़ो के बारे में समझिए कि मोहनजोदड़ो जो है वास्तव में ये है क्या। मोहनजोदड़ो जो है ये हड़प्पा सभ्यता, भाई कौन सी वाली सभ्यता? हड़प्पा। भाई हड़प्पा वाली जो सभ्यता ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया होगा, है ना। हड़प्पा जो सभ्यता है इसके बारे में भाई आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो हड़प्पा जो सभ्यता इसका पहला ही चैप्टर है ईंट बनके तथा अस्थियां वाला भाई, ठीक है। तो इस चैप्टर में भाई इसी के बारे में ही बताया गया। तो हड़प्पा जो सभ्यता है इसका एक केंद्र है, प्रमुख या राजधानी हम जिसे बोल सकते हैं वही है भाई क्या? मोहनजोदड़ो। तो इसी के स्नानागार, स्नानागार का मतलब आम बोलचाल में अगर मैं बोलूं तो स्विमिंग पूल होता है स्नानागार का मतलब। क्लियर है? तो भाई जो स्विमिंग पूल होते थे उनकी बनावट कैसी होती थी हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर, यानी मोहनजोदड़ो जो है उस टाइम पर भाई जो स्नानागार है उनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या थी, किस प्रकार से उसकी बनावट थी। तो देखिए किस प्रकार से उसकी बनावट थी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या बताया गया? वो ये बताया गया है कि इसका आकार बहुत ही ज्यादा विशाल था, यह ईंट के आकार का बना होता था। भाई हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है? हड़प्पा जो सभ्यता है वो लगभग जो है वो 5000 साल पुरानी है। कितनी? 5000 साल लगभग जो है वो 5000 साल हड़प्पा सभ्यता पुरानी है। अब भाई 5000 साल पहले भाई किसके स्नानागार बने हुए थे? ईंटों के स्नानागार बने हुए थे। तो आप सोच सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कितनी ज्यादा विकसित रही होगी, ठीक है भाई। और भाई यह जो है वो 20 नहीं 12 मीटर लंबा था और 7 मीटर जो है वो चौड़ा था और इसकी गहराई कितनी थी? 2.5 मीटर थी, है ना भाई। देखो ये कैसा था, तो ये जो है आयत के आकार का था। आयत मतलब भाई कुछ इस टाइप का। आयत जो होता है कुछ ऐसा रहता है ना, कुछ कुछ ऐसा ईंट के जैसा, है ना। यानी भाई ये वाली भुजा जो होगी वो इस वाली भुजा के बराबर होती है और ये वाली जो भुजा होती है वो इस वाली भुजा के बराबर रहती है। तो कुछ आयत के आकार का होता है ना, तो यही आयत के आकार के पहले जो थे स्विमिंग पूल होते थे, ठीक। तो यही बात जो है वो कह रहा है। और इसकी जो जो वो रहती है ना लंबाई, लंबाई का मतलब ये यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक ये जो जा रहा है इसकी जो लंबाई रहती थी वो कितनी होती थी? वो रहती थी भाई 12 मीटर। और भाई इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी रहती थी? 7 मीटर। चौड़ाई मतलब ये यहां से लेकर के यहां तक की जो चौड़ाई है यही जो कितनी थी? यही थी 7 मीटर। और फिर भाई बची क्या? गहराई। गहराई का मतलब क्या है कि ये जो स्विमिंग पूल है कितने अंदर तक है? तो भाई वो कितना था? वो था 2.5 मीटर तक जो थी इसकी गहराई थी। तो ये सारी की सारी चीज थी। इसके जो है आसपास केन हुआ करते थे जिससे भाई क्या होता था? जिससे भाई पानी भरा जाता था। भाई इसके आसपास भाई क्या हुआ करते थे? कुएं हुए करते थे। शायद से ये गलत लिख गया है, यहाँ पर जो होगा कुआं लिखा होगा। इधर पहले मैं सही से हटा देता हूँ ये चीजें, है ना भाई। अब देखो इधर भाई क्या रहता था? इधर जो होते थे भाई, इधर इसकी जगह पर कुएं होते थे। क्या होते थे? कुएं। तो जो कुएं जो है वो मेन तौर से यहाँ पर मौजूद थे। क्लियर है? ये शायद सही से मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ तो इस वजह से, बट यहाँ पर जो था कुएं होते थे, इसकी जगह अपना कुएं लिख लेना, ठीक। तो यहाँ पर कुएं होते थे और कुएं भाई क्या करते थे? भाई मैंने अभी आपको बताया जैसे भाई ये भाई आयत के आकार का होता था स्विमिंग पूल। तो फिर भाई इसके क्या होता था? एक सामने रूम होता था और उस सामने रूम में भाई क्या होते थे? उसमें कुएं होते थे उसमें ही। और फिर इन्हीं कुओं से भाई क्या किया जाता था? इसके अंदर पानी जो था वो भरा जाता था। क्लियर है? तो ये चीज जो थी इसके अंदर बताई गई थी। और देखो भाई और क्या-क्या चीजें बताई गई हैं अब ये भी बता देते हैं। तो देखो भाई और ये बताया गया कि इसकी सीढ़ियाँ जो है वो दक्षिण और भाई उत्तर दिशा में बनी हुई थी। यानी भाई ये जो स्विमिंग पूल जो था इसकी जो वो बनी हुई थी ना सीढ़ियाँ, है ना भाई, वो सीढ़ियाँ कहाँ पर बनी हुई थी? वो दक्षिण में बनी हुई थी और उत्तर दिशा में बनी हुई थी। क्लियर है? इन 2 दिशाओं में जो थी वो सीढ़ियाँ जो थी वो बनी होती थी और इसमें त्योहार आने पर ही नहाया जाता था, है ना भाई। यानी डेली नहीं नहाते थे, केवल और केवल जब कोई त्योहार होता था तब नहाया जाता था। और इसको पक्की ईंटों से बनाया गया था, कच्ची ईंट भी नहीं थी, पक्की ईंट थी। और इसको बनाने में जिप्सम नाम का एक गारा होता था। जी सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, गाड़ी लिख दिया, लेकिन आप लोग यहाँ पर भाई गारा लिख लेना। जिप्सम जो है एक सीमेंट का नाम है। जिप्सम जो है वो क्या है? एक सीमेंट है, एक गारा है एक प्रकार का। इधर लिखने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ लिख पाता हूँ नहीं, ठीक है भाई। गारा। तो ये जो है एक प्रकार का गारा था, ठीक है। गारा यानी कि सीमेंट हुआ करता था, ठीक। और इससे ही ये बनाया गया था। क्लियर है? तो ये जो थी इस चीज के अंदर बताई गई थी, यानी कि जो आपसे मेन मेन जो है वो पूछा गया था वो क्या था? वो यही था
कि हाँ भाई मेसो जो हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो जो है इसका स्नानागार की विशेषता, तो स्नानागार जो है इसका जो स्नानागार है तो यही जो है सारी सारी इसकी विशेषताएं थी। क्लियर है, तो ये भाई बता दिया है। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बताया गया। हाँ भाई सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भाई क्या है, सेकंड क्वेश्चन भाई ये है कि मौर्य साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी। भाई मौर्य साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं, मौर्य साम्राज्य, तो भाई आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य कौन सा वाला साम्राज्य, ये वो साम्राज्य है जिस पर अशोक ने शासन किया था, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका ही पोता था जिसका नाम क्या था, अशोक था। तो फिर भाई जो मौर्य साम्राज्य ये कहां पर था भाई, ये बिहार नाम का जो राज्य है हमारा, जिसे हम पहले के टाइम पर राजगीर के नाम से जानते थे। सॉरी ये ना थोड़ा गलत गलत टाइप हो रहा है क्योंकि ये ना मैं सही से यूज नहीं कर पा रहा हूँ माउस, ठीक है। तो भाई ये क्या होता था, बिहार जो नाम का जो राज्य जो है ना भाई, वहां पर जो था ये बसा हुआ था। ठीक है भाई, बिहार, ये थोड़ा सा मैं गलत लिख रहा हूँ बट कोई नहीं, आप लोग समझ जाना भाई, ये बिहार में ही था। ठीक है भाई, और क्या था भाई, ये यहाँ पर भाई क्या है, यह साम्राज्य, भाई साम्राज्य की विशेषता बताता हूँ, यह साम्राज्य बहुत ही ज्यादा बड़ा था और बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। अशोक के द्वारा कुछ कठोर नीतियां भी बनाई गई थी। अशोक, अब भाई अशोक कौन है, अशोक जो है भाई इसका शासक था। किसका भाई, जो मौर्य साम्राज्य है इसका राजकुमार था, यानी आखिरी शासक भी हम एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो मौर्य साम्राज्य है ये ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, उल्टा ये खत्म ही हो गया था। ब्राह्मणवादी विचारधारा से ये दूर रहा था, जिसकी वजह से भाई क्या हुआ था, बड़ी थी। और इसमें भाई सॉरी, ब्राह्मणवादी विचारधारा से ये दूर रहता था। कौन रहता था दूर, मौर्य साम्राज्य, या फिर हम बोल सकते हैं अशोक। ठीक, और इसकी जो सेना जो थी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। इसकी सेना में घुड़सवार आते थे, घुड़सवार सैनिक होते थे, पैदल सैनिक होते थे, रथ पर भी सैनिक होते थे, हाथी पर भी सैनिक होते थे। ठीक है, तो इतने सारे जो थे ये सैनिक व्यवस्था इसने बना रखी थी, इतने प्रकार के जो थे इसकी सैन्य जो थी वो हुआ करती थी। क्लियर है, तो ये चीज जो है इसके अंदर बताई गई थी। और देखते हैं और क्या क्या बताया गया है। और भाई इतना ही नहीं, यहाँ तक कि अगर जुर्म कोई कर दे तो उसको जो दंड जो दिया जाता था ना वो बहुत ही ज्यादा कठोर दंड दिया जाता था, जिसकी वजह से कोई भी दंड करता ही नहीं था, यानी कि कोई अपराध, सॉरी दंड नहीं, कोई भी अपराध जो था वो नहीं किया करता था। और भाई क्या था, नियमित टैक्स भी जो था वो लिया जाता था। भाई नियमित रूप से क्या लिया जाता था, नियमित रूप से भाई लोगों से भाई क्या वसूला जाता था, टैक्स जो था वो वसूला जाता था। और फिर भाई क्या होता था, यात्रियों के लिए आराम वाले जो गृह होते थे, आराम गृह जिसे हम कहते हैं यानी गेस्ट हाउस, वो भी बनवाया गया था अशोक के द्वारा। किसका प्रचार हुआ था, धर्म, सॉरी धर्म नहीं, ये धम्म है। ठीक है, ये क्या है, धम्म, धम्म का जो था वो प्रचार किया गया था। धम्म का अर्थ क्या होता है, धम्म का अर्थ होता है भाई अच्छी बातों का संग्रह है। तो इस चीज का जो था प्रचार किया गया था। और किसने किया था इसका प्रचार, इसका प्रचार अशोक ने ही किया था। और अपने गुप्तचर भी फैलाना पूरे साम्राज्य में, पूरे साम्राज्य में अशोक ने भाई क्या किया था, अशोक ने पूरे के पूरे साम्राज्य में अपने गुप्तचर फैला रखे थे। अब भाई गुप्तचर कौन होते, गुप्तचर होते खुफिया एजेंट। तो ये भी जो था इसने अपने फैला रखे थे। किसने फैला रखे थे, अशोक ने। क्लियर है, तो ये सारी की सारी चीजें जो थी इसके अंदर बताई गई थी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में या फिर आपके सीबीएसई बोर्ड में जो होने वाला है आपका एग्जाम। ठीक है, तो स्तूपों की बनावट कैसी थी भाई, स्तूप, अब भाई स्तूप का मतलब समझिए क्या होता है। भाई ये स्तूप जो है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो है स्तूप जो है ये सीधा सीधा भाई महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, महात्मा बुद्ध से। भाई महात्मा बुद्ध से क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि भाई जहां जहां पर भाई मान लो महात्मा बुद्ध यहाँ आए तो फिर भाई यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई कुछ चीजें रह गई, तो यहाँ पर स्तूप बनाए गए। स्तूप एक तरीके का मंदिर ही हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है धार्मिक चीजें हैं। ठीक है, ये धर्म से जुड़ा हुआ रहता था। कौन धर्म से जुड़ा हुआ रहता था, स्तूप। क्लियर है, और भाई जहां जहां पर महात्मा बुद्ध या फिर उनसे जुड़ी हुई चीजें पाई गई या फिर गिरी, वहीं पर भाई क्या हुआ, स्तूप जो था वो बना दिए गए थे। ठीक, और स्तूप जो होते हैं ये कैसे होते थे, ये जो थे अर्ध गोलाकार हुआ करते थे। सॉरी ये ना दिख नहीं रहा है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैं इसको येलो दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये कैसा था, ये अर्धगोलाकार हुआ करता था। कौन इस अर्धगोलाकार होता था, स्तूप। और इन्हें बहुत ही पवित्र माना जाता था। क्यों माना जाता था, क्योंकि भाई इनका संबंध सीधा सीधा महात्मा बुद्ध से हुआ करता था, इसलिए भाई इन्हें जो था वो बहुत ही ज्यादा पवित्र जो था वो माना जाता था। क्लियर है, और क्या था, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए थे इसलिए इन्हें पवित्र माना जाता था। जहां जहां भाई क्या हुआ, महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई चीजें भाई क्या हुई, पाई गई थी, वहीं पर स्तूप जो थे वो बना दिए गए थे। और इन स्तूपों के चारों ओर रास्ता भी बना होता था। भाई मान लो ये स्तूप है, स्तूप कैसे होते थे, अर्धगोलाकार। अर्धगोलाकार का मतलब कुछ इस टाइप के, है ना। और इनके चारों ओर यानी इधर की साइड, इधर की साइड और इधर की साइड जो थी दरवाजे बने होते थे। और एक पीछे की साइड, यानी ये जो बना हुआ है इधर, इधर की साइड बना हुआ है, तो एक जस्ट इसके पीछे यानी इधर की साइड भी एक दरवाजा होता था। ठीक है भाई, तो इधर की साइड भी एक दरवाजा रहता, तो ये टोटल 4 दरवाजे होते थे। ठीक है, तो ये बनाया जाता था। अब भाई ये
ये अर्धगोलाकार रहता था और इसके ऊपर यानी यहाँ पर जो था कुछ एंटीना टाइप का हम बोल सकते हैं, यहाँ पर रखा हुआ रहता था या बना हुआ था। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से जो स्तूप जो है इसकी बनावट थी। क्लियर है? तो ये जो है सारी सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। और देखो क्या बताया गया, स्तूप के चारों ओर द्वार बने हुए थे और इन स्तूपों पर बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र भी बनाए गए थे, यानी इन पर बहुत सुंदर सुंदर चित्र भी बनाए गए थे। किन पर बनाए गए थे? बहुत सुंदर सुंदर चित्र, स्तूपों पर जो था वो बहुत सुंदर सुंदर चित्र जो थे वो बनाए गए थे। क्लियर है? तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इसके अंदर बताई गई थी। अब देखो भाई अगला जो है पेज उस पर चलते हैं। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है भाई, वो ये है जाति व्यवस्था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। जाति व्यवस्था को समझाइए। अब भाई जाति व्यवस्था क्या है, अब इसको भी समझ लेते हैं, लेकिन फिर से हम इसका क्या करते हैं, एक बार कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि नीचे भी रेड ही है। ठीक है भाई, तो भाई अब देखो क्या है कि जाति व्यवस्था को समझाइए। जाति व्यवस्था भाई क्या है, कई बार इससे जुड़ा हुआ जो है क्वेश्चन आ जाता है। अब बच्चे ये सोचते हैं कि किस चैप्टर से किस, तो भाई आपको चैप्टर के उसमें नहीं चलना है, आपको केवल ये देखना है कि हाँ भाई जाति व्यवस्था के बारे में हमने ये पढ़ा है, तो जो जो आपको याद हो वो सारा का सारा आप लिख सकते हो। इस तरीके से आपका ये आंसर भी सही जाएगा। बट आप इस क्वेश्चन को भी अगर आप देख लेते हो तो शायद आपके मन में ये डाउट नहीं आएगा कि ये किस चैप्टर का है, क्योंकि जाति जो है ये आपको पता होगा बंधुत्व जाति तथा वर्ग जो तीसरा चैप्टर है उससे ही बनाया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब देखो ये जो जाति व्यवस्था की जो शुरुआत है ये वर्ण व्यवस्था से हुई है। भाई जाति व्यवस्था की शुरुआत वर्ण व्यवस्था से हुई, इसका क्या मतलब है? वर्ण व्यवस्था ये भाई हिंदुओं में जो धर्म है, हिंदू का जो धर्म है, यानी भाई हम हिंदू हैं तो फिर भाई हमारा धर्म है वर्ण व्यवस्था। ठीक, मतलब हमारा धर्म वर्ण व्यवस्था नहीं, हिंदू जो धर्म है उस धर्म के अंदर भाई मान लो हिंदू धर्म है, ठीक है, तो उस धर्मों में ना 4 वर्ग होते हैं या फिर 4 प्रकार की जात होती हैं। पहली जो रहती है वो भाई क्षत्रिय होती है। पहली जो सॉरी क्षत्रिय नहीं, पहली जो होती है वो ब्राह्मण वाली होती है। क्लियर है? तो पहली जो होती है वो कौन सी होती है? वो पहली जो होती है वो ब्राह्मण की रहती है। तो भाई पहली ब्राह्मण, फिर दूसरा पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा भाई वैश्य और फिर चौथा जो होता था वो रहता था भाई शूद्र। ठीक है, कौन सा होता था? शूद्र। तो ये 4 प्रकार के वर्णों में होते थे भाई, पहला होता था ब्राह्मण, दूसरा होता था क्षत्रिय, तीसरा होता था वैश्य, चौथा होता था शूद्र। अब भाई इनके काम क्या होते थे? भाई ये जो होता था ये शिक्षा देता था सभी को और शिक्षा के बदले भिक्षा लेता था, और ये जो था ये सभी की हिफाजत करता था, लड़ने का काम इसका होता था। और ये जो होता था ये क्या करता था? व्यापार। और ये जो बनाया गया था ये ना इन तीनों की भाई क्या करेगा? सेवा करता था। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था में पहले बांटा गया था, और ये इसलिए बांटा गया था ताकि समाज जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज कर सके अपने आप को, इसलिए बनाया गया। लेकिन आगे चल के इसी ने भाई क्या किया? भेदभाव को शुरू भी कर दिया। वास्तव में ये जो सारी चीजें वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई थी, शुरुआत में ये भेदभाव जैसा करना इसमें कुछ भी नहीं था, ये काम के आधार पर बांटा गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये अपने आप ही भाई क्या हो गया कि जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई। शुरू में ये जाति व्यवस्था नहीं थी। ठीक है भाई, तो ये चीज था। अब देखो अब क्या क्या बताएगा आप समझते हैं इसके बारे में। तो वर्ण व्यवस्था के तहत भाई क्या होता है? समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब में बांटा गया है। आगे चलकर यही व्यवस्था वही जन्म पर आधारित जो थी हो गई थी, यानी कि जो जिस जात में जन्म लेगा वो उसी जात का कहलाएगा। क्लियर है? तो ये जो चीजें जो थी वो कहलाई गई थी। समाज का कार्यभार आसानी से चलाया जा सके इसके कारण जाति व्यवस्था जो थी वो क्या की गई थी? बनाई गई थी। किंतु इसमें धीरे धीरे भाई भेदभाव जो था वो क्या होने लगा? भेदभाव होने लगा। और फिर इस भेदभाव वाली व्यवस्था या फिर जाति व्यवस्था का कई लोगों ने भाई दबा करके विरोध किया, खूब विरोध किया इस चीज का कि भाई ये जाति व्यवस्था क्यों है, ये तो गलत है। और वास्तव में ये गलत, वैसे तो ये सही मायने में गलत नहीं थी, लेकिन समाज के कुछ लोगों ने भाई क्या किया? इसको गलत जो था वो बना दिया था। किसको गलत बना दिया था? जाति व्यवस्था को। और फिर भाई कई लोगों ने इस गलत जाति व्यवस्था का विरोध भी किया, जैसे कबीरदास जी ने, गुरु नानक ने, नाना साहिब ने और महात्मा बुद्ध ने। ऐसे कई सारे संत आए और इन संतों ने भाई क्या किया था? ये जो जाति व्यवस्था है जो कि अछूतों या फिर ऊंच नीच को बढ़ावा देती थी, इसका जो था खुलकर विरोध जो था वो किया था। क्लियर है? तो ये जो है जाति व्यवस्था के बारे में कुछ बताया गया था। अब अगला जो क्वेश्चन है भाई वो कौन सा है? भाई ये वाला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है या भक्ति आंदोलन क्यों हुआ? ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, बट उससे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पर इसका जो है कलर चेंज कर देता हूं। तो देखो भाई भक्ति आंदोलन क्यों हुआ? तो देखो भाई इसका मेन जो रीजन है भक्ति आंदोलन होने का ये क्या है इसके बारे में बता देते हैं। तो भक्ति आंदोलन ये जो है ये दक्षिण भारत से ही स्टार्ट हुआ है। कहां से स्टार्ट हुआ है? दक्षिण भारत से ये वाला भक्ति का आंदोलन स्टार्ट हुआ है। क्यों हुआ था? क्योंकि नीची जाति वाले लोगों को पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया था और महिलाओं को भी पूजा करने का अधिकार
नहीं दिया गया था, जिसके कारण उन्होंने भी इस आंदोलन में सहयोग दिया था। किसने इस आंदोलन में सहयोग दिया था? भाई महिला जो थी सारी की सारी, कौन? महिला, इन सॉरी इसको हटा देता हूँ पहले। हाँ, महिलाएं जो है, इन महिलाओं ने भी भाई क्या किया था, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। क्लियर है? तो ये जो चीज जो थी, ये किसमें थी? भक्ति आंदोलन में। इस कारण से भक्ति आंदोलन हुआ था। अब भक्ति आंदोलन जो है, ये क्या क्या परिणाम निकला, इसका प्रभाव क्या पड़ा समाज पर, अब इसके बारे में देखते हैं। इसका समाज पर प्रभाव क्या पड़ा था भक्ति आंदोलन का। तो इसके प्रभाव के कारण भाई क्या हुआ, अलग अलग भक्ति की परंपराएं सामने आई, कई नए धर्म सामने आए थे। जैसे भाई कौन कौन से धर्म? सिख धर्म सामने आया, बौद्ध धर्म सामने आया, जैन धर्म सामने आया, मुस्लिम धर्म सामने आया। ऐसे कई सारे धर्म जो थे वो सामने आए थे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू जो धर्म है, इस धर्म में जात व्यवस्था जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया था, जिसके कारण भाई क्या था, कई लोगों के साथ गंदा व्यवहार किया जाता था, उन्हें नीचा दिखाया जाता था। इसकी वजह से ही ये सारे सारे धर्म जो थे वो अस्तित्व में आए थे। क्लियर है? तो ये जो है सारी सारी चीजें जो थी वो बताई गई थी। अब अगला वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कौन सा? ये क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं जो है वो कौन कौन सी हैं। अब भाई देखो, मुगल जो साम्राज्य इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, ये क्या क्या है। भाई मैं जितने भी क्वेश्चन समझा रहा हूं, अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करें, जिससे भाई मैं क्या करूंगा, फिर से अपलोड कर सकता हूं इस वीडियो के। जो भी आपका डाउट है वो शॉर्ट वीडियो में बता करके आपका आंसर जो है वो क्लियर, या फिर आपका डाउट जो है वो क्लियर कर सकता हूं। क्लियर है? अब देखो, मुगल साम्राज्य की विशेषताएं क्या? सबसे पहली, मुगल जो साम्राज्य ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, पहली विशेषता। इसमें सत्ता जो था वो किसके हाथ में होती थी? सत्ता जो थी वो वास्तव में बादशाह के नियंत्रण में रहती थी, यानी बादशाह जो था वही कंट्रोल करता था पूरी पूरी सत्ता पर। क्लियर है? बाकी के सारे बादशाह से यहाँ पर मतलब है राजा से। ठीक है भाई? तो यहाँ पर राजा जो होता था वही प्रमुख फैसले लेता था, प्रमुख फैसले राजा ही लिया करता था। साम्राज्य को अलग अलग जो है, प्रति नहीं है भाई, यहाँ पर भी मैंने शायद से गलत लिख रखा है, प्रांत है। क्या है? प्रांत। तो देखो भाई क्या है ये है भाई प्रांत। क्लियर है? तो ये नहीं है, इसकी जगह आप लोग ये लिख लेना। ठीक है? प्रांत। तो कई सारे प्रांत में भाई क्या हुआ था, बांटा गया था। किसको बांटा गया था? साम्राज्य को, मुगल साम्राज्य को। और सभी के सूबेदार होते थे। भाई सूबेदार कौन थे? ये हम बोल सकते हैं कि जो प्रांत होते हैं, प्रांतों के जो टुकड़े होते थे, उन प्रांतों के टुकड़ों को संभालने के लिए सूबेदार बनाए गए। एक तरीके से हम बोल सकते हैं राजकुमार। क्लियर है? यानी छोटे छोटे राजा जो होते थे, ये इनको कंट्रोल करते थे। और राजा जो होता था डायरेक्ट, और राजा से मतलब है बादशाह से, बादशाह जो होता था वो डायरेक्ट इन सूबेदारों पर भाई क्या करता था, अपना कंट्रोल रखता था। और वो सूबेदारों से ही अपनी बातचीत बना के रखता था, जिससे भाई पूरे साम्राज्य को वो कंट्रोल कर पाते थे। क्लियर है? तो ये सारी सारी चीजें बताई गई थी। और इतना ही नहीं, टैक्स वसूली आई आई का प्रमुख स्रोत था। भाई आई मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया होगा, ये कुछ ज्यादा ही गलतियां हो गई मेरे हिसाब से, है ना भाई? तो देखो आई नहीं है, आय है। क्या है? आय। तो आय जो है, आय का भाई यहाँ से मतलब है रुपए का। सभी को पता है भाई आय का यहाँ पर मतलब किस चीज से होता है? रुपए से। तो फिर भाई आय जो है वो प्रमुख स्रोत था। और आय कहाँ से आती थी? रुपया कहाँ से लिया जाता था? टैक्स वसूली करके, यानी कर को वसूलते थे, और कर से ही मैन जो था रुपया उन्हें प्राप्त होता था। मजबूती से होती थी, और टॉप और घुड़सवार जो था वो हुआ करते थे। भाई ये क्या होते थे? ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते थे। ठीक है? और बहुत बड़ी-बड़ी सेना होती थी, और घुड़सवार जो थे ये होते होते थे इनके पास, और पैदल सैनिक भी रहते थे। कुछ इस प्रकार से जो है इस पॉइंट में बताया गया है। क्लियर है? तो ये जो है सारी सारी चीजें इसके अंदर बताई गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जमींदारों की मुख्य भूमिका बताइए। अब भाई जो जमींदार है, इनकी मुख्य भूमिका क्या है? भूमिका का मतलब, जो जमींदार है, ये आपने भाई पढ़ा होगा कि जमींदार जो है मुगल साम्राज्य में, या फिर अंग्रेज, हाँ अंग्रेज जब आ गए थे तो उस टाइम पर इनकी स्थिति कैसी थी, ये किस प्रकार से अपना जीवन जी रहे थे अंग्रेजों के टाइम पर। तो देखो भाई, सबसे पहला, मुगल काल में जमींदार जो है वो देहाती इलाकों के महत्वपूर्ण अंग भी थे। देखो हो सकता है जमींदार का जो है ये किससे आ जाए, अंग्रेजों से जुड़ा हुआ आ जाए, या फिर हो सकता है ये मुगलों से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है भाई? लेकिन जब वो महत्व पूछे तो आप ज्यादातर भाई क्या करना कि उसका ही बता देना। किसका? अंग्रेजों के नहीं, सॉरी मुगलों के टाइम का। लेकिन जब भी वो आपसे पूछे कि उसके टाइम का बताइए, अंग्रेजों का टाइम का, तब भाई आपको बताना उनकी स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि उनकी जमीन जो थी वो नीलाम हो रही थी। उस नीलामी से बचने के लिए उन्होंने काफी सारे कार्य भी किए थे। तो ये जो है सारी सारी चीजें चल रही थी। लेकिन जब भी वो सिर्फ और सिर्फ इनकी भूमिका पूछे तो यही जो है आपको बताना है। तो देहाती क्षेत्र जो है उनकी, उनमें भूमिका कैसी चल रही थी। तो सबसे पहला, मुगल काल में जमींदार जो है वो देहाती इलाकों के महत्वपूर्ण अंग बन चुके थे। क्लियर है? यह किसान और सरकार के मध्य में भाई क्या करते थे, संबंध स्थापित करते थे। यानी कि भाई मान लो ये सरकार है, और भाई ये कौन है, ये भाई मान लो किसान है। तो इनके बीच में जो है वो भाई कौन है, भाई वो जो रहेगा वो जमींदार होता था। और जमींदार ही किसान और राजा या सरकार से जुड़ था,
वो जुड़ा रहता था और इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम भी यही करता था। यह जो था किसने सॉरी किसान ही लिखा हुआ है, इसकी जगह आप किसान लिख दो। किसान से भाई क्या करते थे, टैक्स लेकर के सरकार को क्या करते थे, दिया करते थे। ये भाई सीधा किसान जो थे इनसे टैक्स लेते थे और किसान से भाई टैक्स लेकर के किसको देते थे, सरकार को जो थे वो टैक्स दिया करते थे। यह आपसी समझौतों को भी भाई क्या करते थे, बढ़ावा दिया करते थे और लड़ाई झगड़ों को भाई क्या करते थे, सुलझाया किया करते थे या फिर समाप्त जो था ये किया करते थे। क्लियर है? यानी छोटे-मोटे जो लड़ाई झगड़े हो जाते थे इनको ये सुलझा देते थे। और भाई इनका समाज में बहुत अच्छा महत्व था या बहुत ज़्यादा महत्व था क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा अमीर थे। इनकी अपनी खुद की सेना भी होती थी। कई बार तो यह युद्ध के दौरान सेना देकर भी मदद करते थे। किसकी मदद करते थे? सरकार की मदद करते थे। सरकार से भाई क्या मतलब है? सरकार से भाई मतलब है इनका राजा। ठीक है भाई? ये डायरेक्ट सरकार की भी मदद करते थे यानी राजा जो साम्राज्य जो था इसकी भी मदद किया करते थे। क्लियर है? तो ये चीज़ें जो थी इसके अंदर बताई गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, देखो भाई अगला क्वेश्चन है कौन-सा वाला? अगला क्वेश्चन है भाई ये वाला कि 8वां क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब भाई स्थायी बंदोबस्त क्या है? स्थायी बंदोबस्त के बारे में समझिए। ये भाई अंग्रेजों के टाइम का है और इस बंदोबस्त को लागू भाई कब किया गया था? इसको 1793 में लागू किया गया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिसन ने इसको लागू किया था। क्लियर है? तो ये जो है चीज़ बताई गई है स्थायी बंदोबस्त में और यह जो था, यह कर वसूलने की व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त और इसके तहत जो कष्टयाई किया जाता था, ठीक है? और वही देना होता था। देखो भाई ये क्या होता था, ये यहाँ पर ना थोड़ा-सा मैंने मिस्टेक की है, क्या मिस्टेक है? भाई यहाँ पर जो था ये लिखा हुआ था कर स्थायी, ठीक है? आप लिख सकते हो यहाँ पर कर स्थायी, तो आप इसकी जगह पर लिख लेना कि कर जो था वो क्या किया गया था? स्थायी किया गया था। स्थायी का मतलब क्या होता है? स्थायी का मतलब होता है फिक्स यानी निश्चित कि हाँ भाई, अगर आपको भाई मान लो ₹10 देने के लिए कहा गया है कि आपको हर दिन ₹10 देने हैं, तो भाई आपको क्या होता है, चाहे आपको ₹100 ही कमाई हो रही है, लेकिन वो ₹10 फिक्स लेंगे या फिर आपको ₹2 भी कमाई ना हो, वो तब भी ₹10 फिक्स लेंगे। तो ये जो था ये फिक्स अमाउंट जो था कहा गया था, इसी को स्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया था। क्लियर है? तो ये चीज़ जो थी इसके अंदर बताई गई थी और क्या था इसके तहत जमींदार किसानों से भाई क्या करते थे? टैक्स को वसूल करके सरकार को दे दिया करते थे और इसके तहत जमींदारों का क्या होता था? भाई फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता था किंतु किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण होता था, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था क्योंकि कई बार उनकी फसलें जो थी वो खराब हो जाया किया करती थी, लेकिन फिर भी उनसे टैक्स जो था वो वसूल किया जाता था। क्लियर है? तो ये चीज़ें जो थी स्थायी बंदोबस्त के तहत बताई गई थी आप सभी को, है ना भाई? अब ये जो है एक लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को और समझते हैं, फिर सॉरी इसके बाद अभी 1-2 क्वेश्चन और हैं, बस उनको और समझते हैं, ठीक है? अब देखो भाई कहाँ थे? हाँ, इस वाले क्वेश्चन पर थे ये रहा, हाँ, 1857 का विद्रोह, ठीक है? अब देखो भाई 1857 का जो विद्रोह है ये क्या है? इसके बारे में कई बार आ जाता है। 1857 का जो विद्रोह है इसके बारे में भाई इसका वर्णन कीजिए या फिर इसको सही से समझाइए, है ना भाई? तो 1857 का जो विद्रोह है ये क्या है? अब इसके बारे में सही से समझ लेते हैं। 1857 का विद्रोह है क्या? यह अंग्रेजों के खिलाफ में सबसे पहला विद्रोह था। कौन-सा वाला विद्रोह? 1857 का विद्रोह ये अंग्रेजों के खिलाफ में सबसे पहला विद्रोह था, जिससे अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई थी। इससे भाई क्या हुआ था? अंग्रेजी जो शासन है इसकी नींव हिल गई यानी अंग्रेजी शासन यानी अंग्रेजी व्यवस्था पहली बार डर गई थी, यानी अंग्रेजी सरकार पहली बार डर गई थी कि यार इतने बड़े लेवल पर विरोध हो रहा है, अब ऐसा ना हो कि भी भारत को आजाद करना पड़ जाए। क्लियर है? तो ये चीज जो थी कहा गया था, इसी को कहा जाता है कि अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई थी। यह आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? सैनिकों के द्वारा। अब भाई सैनिक कौन थे? छावनी। छावनी जो है एक जगह का नाम है, छावनी नामक जगह से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था और ये छावनी जो है ये कहाँ पर है? ये मेरठ में है और यह देखते ही देखते सारे के सारे इसमें आम नागरिक, डॉक्टर, वकील इत्यादि लोग इसमें शामिल हो गए थे। किसमें? 1857 के विद्रोह में। और इतना ही नहीं, यह विद्रोह अंग्रेजों की कठोर नीति के कारण जो था हुआ था। अंग्रेजों की कठोर नीति यानी भाई जो भी अंग्रेजों का विरोध करता था भाई ये क्या करते थे? उसको बहुत कठोर दंड देते थे, है ना भाई? तो ये बहुत गलत करते थे क्योंकि भाई अगर कोई अपने हक के लिए भी आंदोलन कर रहा है तो भी उसको दंड दे दिया करते थे। तो इसके कारण ये विद्रोह जो था वो हुआ था। क्लियर है? तो ये जो थी बातें इसमें कही गई थी। अब देखो और क्या-क्या बातें कही गई 1857 के विद्रोह में, तो ये भारतीय संस्कृति धर्म को नुकसान होने के कारण भी ये आंदोलन जो था हुआ था 1857 का। ये विद्रोह इसलिए भी हुआ था क्योंकि भाई वो अंग्रेजों ने क्या किया था, हमारे धर्म को भाई क्या किया था, ठेस पहुँचाया था। कैसे? भाई हिंदू जो लोग हैं वो सारे के सारे गाय को खाना या फिर उसको काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ तो इन्होंने एक कारतूस होती थी, उस कारतूस का नाम है एनफील्ड राइफल। उस राइफल के ऊपर जो था वो क्या होता था, उस राइफल के ऊपर चर्बी होती थी गाय की और सूअर की, तो जिसके कारण हिंदुओं के धर्म को बहुत ठेस पहुंची
और मुस्लिमों के धर्म को भी बहुत ठेस पहुंची, जिसके कारण 1857 का ये विद्रोह जो था ये किया गया था। क्लियर है। और एनफील्ड नामक राइफल थी, ठीक है। तो इसमें सुअर और गाय जो था इसकी चर्बी होती थी। और इसके प्रमुख नेता जो थे वो कौन थे, यानी जो 1857 का जो मैन विद्रोह जो था ये किसके द्वारा हुआ था, मंगल पांडे के द्वारा ये आंदोलन हुआ था। कई लोगों ने भाई क्या किया था, इसका समर्थन किया था मंगल पांडे का। जैसे कि भाई 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह को कई लोगों ने बढ़ावा दिया, जैसे बहादुर शाह जफर, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब ने, ठीक है, और बेगम हजरत ने, ऐसे कई सारे लोगों ने भाई क्या किया था, बेगम हजरत, क्लियर, इन सभी लोगों ने भाई क्या किया था, 1857 का जो विद्रोह है इसको बढ़ावा दिया था। क्लियर है। तो ये सारी सारी चीजें इसके अंदर बताई गई थी। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो भाई क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है महात्मा गांधी जी की अहिंसा नीति को समझाइए। भाई महात्मा गांधी जो है उनकी अहिंसा नीति, अहिंसा का मतलब भाई क्या होता है, अहिंसा का मतलब होता है हमेशा सत्य की राह पर चलना और जो असत्य है उसका विरोध करना या लड़ाई झगड़ा जो है उसका विरोध करना, यही जो है अहिंसा कहलाती है। तो देखो भाई अहिंसा का अर्थ होता है विरोध करने का ऐसा तरीका जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, यानी हम अपनी बात सामने रखें लेकिन बड़े प्यार से, किसी भी प्रकार का कोई भी दंगा फसाद या लड़ाई झगड़ा ना हो। क्लियर है। यह जो है सत्य के मार्ग पर चलकर के न्याय की प्राप्ति को बल देता है। सत्याग्रह, सत्य को ही महत्व दिया गया है सत्याग्रह के तहत। इसके तहत अपने दुश्मन के प्रति भी प्रेम जो है वो रखना भी सत्याग्रही कहलाया। यानी अपना जो दुश्मन हो, जो हमारा दुश्मन भी है, उसके प्रति भी हमें क्या रखना है, प्रेम रखना। इसी को भी भाई क्या कहा गया था, सत्याग्रह जो है नाम दिया गया था। क्लियर है। तो ये बात इसमें बताई गई थी। और इसमें मुसीबतें सहकर भी सत्य का मार्ग ना छोड़ना और हमेशा धैर्य बनाए रखना, यही सारी सारी जो चीजें जो थी वो क्या कहलाई थी, सत्याग्रह जो है वो कहलाई है। क्लियर है। तो ये सारी सारी चीजें इसके अंदर बताई गई थी। और देखते हैं भाई आगे। ठीक है भाई, यही लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको भी भाई आप लोग समझ लीजिए। बट मैं इससे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भाई इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की है मैंने। ठीक है भाई। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। क्लियर है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। भारत विभाजन का परिणाम। भाई भारत विभाजन, भारत विभाजन का मतलब क्या है, भारत विभाजन का भाई मतलब ये है कि भारत जो है इसका विभाजन हुआ था, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में बटा था। तो फिर भाई ये किसमें बटा था, हिंदुस्तान यानी कि भारत और पाकिस्तान में बटा था। भारत से ही एक अलग देश निकला था और उस देश का नाम क्या था, उस देश का नाम था भाई पाकिस्तान। तो भाई इसका क्या रिजल्ट निकला, तो देखो भाई सबसे पहला रिजल्ट, देश जो है 1947 में आजाद हो गया था। यह बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, है ना। जिन इलाकों में मुस्लिम ज्यादा थे उसको भाई क्या नाम दे दिया गया, उस इलाके को नाम दे दिया गया पाकिस्तान। बाकी का जितना भी सारा सारा क्षेत्र जो था उसको क्या कहा गया, उसको भाई केवल और केवल हिंदुस्तान ही नाम जो था उसको दिया गया था। क्लियर है। क्या नाम दिया गया था, हिंदुस्तान नाम दिया गया था। बड़ी मात्रा में लोगों का एक से दूसरे स्थान पर वही क्या हुआ, पलायन हुआ था। इसके कारण कई सारे लोग, करोड़ों लोग जो थे वो बेघर हो गए, करोड़ों लोग या लाखों लोग मारे गए थे। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्थानांतरण जो है वो कहलाया था, या पलायन जो है वो कहलाया था। स्थानांतरण का मतलब एक से दूसरे स्थान पर जाना, पलायन या स्थानांतरण कहलाता है। और शक्ति और संसाधनों का भी बंटवारा हो गया था। भाई शक्ति संसाधनों का क्या हो गया, बंटवारा। क्यों, क्योंकि कुछ हिस्सा जो था वो भारत से निकल करके किसके पास पहुंच गया, पाकिस्तान के पास भी तो पहुंच गया था, जिसके कारण शक्ति का भी और संसाधनों का भी भाई क्या हो गया, बंटवारा जो था वो हुआ था। क्लियर है। तो ये सारी सारी बात जो है वो बताई गई थी 1947 के टाइम पर क्या क्या हुआ था। ठीक है। तो ये जो है सारी सारी चीजें जो है इसमें बताई गई थी। ठीक। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है भाई। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहिए मेरे इस चैनल पर। जय श्री राम।